पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इससे पहले भी हमने बात की थी तमिलनाडु पर सीए एनआरसी को लेकर के किस तरीके से बैकफुट पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है और अब पूरी तरह से लिखित राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों को आश्वासन दिया है कि अभी हमारे पास कोई गाइडलाइंस ही नहीं है और हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है कि एनआरसी को पूरे मुल्क में कैसे लागू किया जाएगा। नित्यानंद रॉय ने खड़े होकर के ये बयान दिया और साथ ही साथ लिखित दिया विपक्ष के नेताओं को कि वो अभी इसके ऊपर कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि जिस एनआरसी को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम एनआरसी पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, वो अब एनआरसी पर बैकफुट पर पीछे होते हुए कैसे दिख रहे हैं? नदीम, इस सरकार के कुछ काम जो हैं वो गिरगिट से बहुत मिलते हुए हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या करना चाहते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं। आपको याद होगा अच्छी तरह से 2019 के नवंबर और दिसंबर में जब सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई थी, उस वक्त शाहीन बाग के अंदर लोग धरने पर बैठे और वो करीब करीब 100 दिन तक चला था। उसके बाद से सरकार को यह समझ में आ गया कि इस मुद्दे पर कुछ राज्यों को छोड़कर आगे बढ़ नहीं पाएगी। आपने देखा कि जो एनआरसी की कार्रवाई आसाम के राज्य में की गई, उसमें 19.5 लाख लोग जो है वो विदेशी पाए गए और उनमें से 12 लाख करीब करीब जो थे, 13 लाख करीब करीब मेजॉरिटी कम्युनिटी के थे और 6 लाख माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे। तो इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि अब हम इनका करें क्या। एक आपको और बात याद होगी, इसी बयान पर जो आप कोट कर रहे हैं पार्लियामेंट का, उसी में उन्होंने कहा कि आसाम में डिटेंशन सेंटर्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं जहां पर जो लोग विदेशी पाए जाएंगे उन्हें रखा जाएगा और ऐसी ही कोशिश और राज्यों में शुरू भी कर दी गई थी। आपको शायद मालूम ना हो, यहां पर मुंबई के अंदर जो नवी मुंबई का इलाका है उसमें एक जगह बेलापुर है, वहां पर डिटेंशन सेंटर बनाने की कार्रवाई करीब करीब पूरी कर ली गई थी। तो इस तरीके से जगह जगह पर देश के तमाम हिस्सों में ये डिटेंशन सेंटर्स बना रहे थे और सब काम शुरू हो गया था। ये भी बताया गया कि एनपीआर के लिए किस तरह से लोग घरों पर आएंगे, वो आपसे क्या जानकारियां हासिल करेंगे, आपका कैसे आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा, आपको कैसे डी लगा करके आपका डाउटफुल बना दिया जाएगा। ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह हुई थी, मगर आज सरकार को ये दिख रहा है कि ये मुद्दा अब गले की हड्डी बन गया है। अब ना सरकार से उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। आपने देखा कि एआईएडीएमके जिसके साथ इन्होंने चेन्नई में, तमिलनाडु में अपना गठबंधन किया है, वहां पर कितना भरपूर विरोध हो रहा है और इन्होंने कह दिया वहां पर कि यहां पर कोई अभी सीएए की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा ही आसाम में कहा जा चुका है कि अब ये उनके अब मैनिफेस्टो से ही गायब हो गया है कि इस तरह का कोई काम नहीं किया जाएगा। तो ये अब सरकार को समझ में आया है, मगर मेरा इसमें एक और कहना है, ये वक्त नदीम सावधान रहने का है। जैसा मैंने पहले वाक्य में कहा था, ये सरकार गिरगिट है। ये अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनको देख करके ये इस तरह के बयान दे रहे हैं और मैं सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता कि कल अगर कोई स्थिति वापस बनी तो ये नए सिरे से ये एनआरसी, एनपीआर और सीएए की मुहिम है वो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। जी, क्योंकि सर हमने ये देखा था कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और इससे पहले ये कहा गया कि हम पूरे मुल्क में एनआरसी को लागू करेंगे। अगर बात की जाए सिर्फ असम की, एक छोटा सा राज्य है, उधर ही 1200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो गए। कई सालों तक टाइम पीरियड चला। पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावे किए गए कि 40 लाख रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं जो देश के लिए खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं, इन्हें देश से निकालना जरूरी है। और फिर 19 लाख लोगों का डाटा सामने ला दिया और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 लाख माइनॉरिटी कम्युनिटी के देखे गए और 13 लाख इस कम्युनिटी के देखे गए। तो उसमें यह कहा गया कि जो सिर्फ मुसलमान हैं उन्हें बाहर भेजा जाएगा
और फिर जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको नए तरीके से बसाया जाएगा। कथनी और करनी में फर्क क्यों? क्या असम में विपक्ष जिस तरीके से सीए एनआरसी का मुद्दा बना रहा है, राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि अगर सरकार बनी तो वो सीए लागू नहीं होने देंगे, मौलाना बदरुद्दीन अजमल ये कह चुके हैं, पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये वो लोग हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकवादी बना करके हमारे खिलाफ यूज करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? देश को हर समय किसी न किसी बहाने से खतरा बताने की इस सरकार की आदत है। आपको शायद मालूम होगा कि आसाम का जो एनआरसी हुआ था वो इतना फॉल्टी था कि उसके अंदर वहां के सिटिंग एमएलए और वहां के पुलिस के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो मतलब 35-35 साल की सर्विस कर चुके थे पुलिस के अंदर, उन तक के नाम उसमें से गायब पाए गए थे। तो आप समझ सकते हैं। और वहां का जो जिस आदमी ने ये एनआरसी की कार्रवाई करी थी, आपको पता होगा कि उस अधिकारी को भी निकाल दिया गया था। और आप सोच सकते हैं कि उस तरह का अगर एक हम टेम्पलेट समझ लें या एक मॉडल समझ लें, तो अगर देश में वो लगाया जाएगा तो किस कदर तबाही मचेगी और किस कदर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक सरकार की सोची समझी साजिश है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मलाइन करने की, बदनाम करने की, उन्हें आतंकवादी बताने की और ये बताने की कि उनकी वजह से देश को बहुत बड़ा खतरा है। यही कोशिश इन्होंने बंगाल में भी करने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हुए। क्योंकि जहां तक सवाल इस चीज का है कि कितने रोहिंग्याज आए, कितने बांग्लादेशी आए, सरकार के पास में इस बात का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। एक और चीज ये है कि सरकार के ही लोग, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो सरकार के ताबे में है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, वो देश के बॉर्डर्स पर रखवाली करती है और देश के बॉर्डर्स पर देखती है। तो अगर ये कहते हैं कि इस तरह के लोग देश में आ रहे हैं, तो ये सरकार की अपनी नाकामी है। और अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए और देश के एक बड़े समुदाय को भ्रमित करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए ये इस तरह के बयान देते हैं और ये जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। मैं सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। 5 राज्यों में चुनाव हैं, 5 राज्यों में बंगाल की चर्चा हर जगह हो रही है। असम में अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर मुकाबला दिख रहा है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, सीधा तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है सिर्फ और सिर्फ मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ऊपर आकर के टिक गया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल सीएनआरसी पर लगातार मुखर होकर के सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे। क्या बिना दाढ़ी टोपी या बिना मुस्लिम नाम के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी नहीं हो पाएगी, या मौलाना बदरुद्दीन अजमल का नाम लेकर के वो असम की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं? नदीम, आपको याद होगा कि सबसे पहले जब देश में कोरोना आया था, तो उसका पहला ठीकरा तबलीगी जमात पर फोड़ा गया कि ये लोग विदेशों से आए और इनकी वजह से हमारे यहाँ दिल्ली में और देश के तमाम हिस्सों में कोरोना की बीमारी इनकी वजह से फैल गई। एक कौम को बदनाम करने का की राजनीति ये जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मौका ढूंढती रहती है करने का। हालांकि बाद में ये बात पूरी तरह बेबुनियाद साबित हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने और तमाम हाई कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा उनके तबलीगी जमात के द्वारा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है और ऐसी कोई बीमारी उनकी वजह से नहीं फैली है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये दाढ़ी टोपी की राजनीति बहुत समय तक चलने वाली नहीं है। देश समझ चुका है। आज तो आप ये देखिए कि सत्यपाल मलिक जो वहीं पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर गवर्नर है, उन्होंने खुद ही कह दिया है कि जो ये किसानों की समस्या है इसका हल निकालना जो है वो बहुत जरूरी है और ये अब सरकार को तुरंत इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। तो हकीकत यह है नदीम की इनकी पार्टी के अंदर भी बड़े विरोध के स्वर मुखर होने शुरू हो गए हैं और कोई दूर वक्त नहीं है कि अब जनता पार्टी को इस बात का, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि देश उनकी इस राजनीति को समझ चुका है। अब चाहे वो एक मासूम आसिफ को मंदिर में पानी पीने के लिए जाने पर पीठ पीठ पर लहूलुहान कर देने की बात हो या मॉब लिंचिंग की बात हो या अखलाक नदीम की बात हो, ये अब देश अच्छी तरह से समझ चुका है और इनका एजेंडा कामयाब नहीं होगा।